और आप पता नहीं क्यों रिजल्ट को समझ नहीं पा रहे। आप लोग सबको गालियां देने लगते हैं। लोकतंत्र में अच्छी चीज नहीं मान्यवर। कभी मुसलमानों को गाली दो, कभी सिखों को गाली दो, कभी ईसाइयों को गाली दो, कभी जाटों को गाली दो, कभी मराठों को गाली दो, कभी दलितों को गाली दो, कभी पिछड़ों को गाली दो। आप सिर्फ गाली देते रहते हैं मान्यवर। ये गाली देना बंद कीजिए मान्यवर। अब अयोध्या वालों को गाली दे रहे मान्यवर, अयोध्या वालों को गाली दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं अयोध्या वालों को मान्यवर। अयोध्या की हालत बताता हूं मान्यवर। अयोध्या में सुनो, अयोध्या के विकास के लिए इन्होंने कितना पैसा खर्चा किया मैं बता रहा हूं मान्यवर। अब रोकिए ना प्लीज सर। नहीं सुनिए प्लीज सर, मेरा बार बार आप रोकेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। आपने जाटों का भी नाम ले दिया, मेरा लिहाज भी नहीं किया। अरे आप कोई गाली नहीं दी गई। नहीं, कोई गाली दी नहीं गई है। इतना असत्य बोल रहे हो। नहीं, मेरा नहीं लिया। एक समाज को ऐसे नहीं करना चाहिए। यू आर अ सीनियर, यू आर अ सेकेंड टर्म एंड पार्टी के नेता हैं। जैसे आपने आकलन कर दिया नतीजों का, तो कहेंगे कि भाई आप अपने नतीजों को भी देखिए। नहीं, लोकसभा चुनाव में आपके भी नतीजे आए हैं, आए नहीं आए। चलिए, उनका मौका लगेगा, बोलेंगे। और लोकतंत्र में अच्छी चीज है। हमारे रिजल्ट गड़बड़ाएंगे, हम समीक्षा करेंगे। आपका गड़बड़ा है, आप समीक्षा कीजिए। आप तो कुछ मानने को तैयार नहीं। अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमारे मित्र जब यहां बोल रहे थे, अभी कल जब इनका भाषण मैंने सुना तो कह रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भारत नंबर 1 है। मैं बताता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इन्होंने मान्यवर अयोध्या के विकास में बहुत पैसा खर्चा किया, होना चाहिए। प्रभु श्री राम की नगरी को विकास करने में एयरपोर्ट पे 1450 करोड़ रुपए, रेलवे स्टेशन पे 724 करोड़ रुपए, अयोध्या रिंग रोड पे 4793 करोड़ रुपए, 14 कोसी परिक्रमा पे 1140 करोड़ रुपए, पंचकोसी परिक्रमा पे 773 करोड़ रुपए, रामपथ पर 787 करोड़ रुपए, टाउनशिप पर 2180 करोड़ रुपए, पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार पे 170 करोड़ रुपए, मेडिकल कॉलेज में 245 करोड़ रुपए। मान्यवर, ये पैसा गया कहां? पहली ही बरसात में प्रभु श्री राम के गर्भगृह में पानी गिरने लगा। पूरी अयोध्या की सड़कें टूटी हुई हैं। मुख्य पुजारी ने ये बात कही मान्यवर, मुख्य पुजारी ने ये बात कही, मंदिर के मुख्य पुजारी ने कही। ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया मान्यवर इन्होंने पैसे को। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया मान्यवर। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। सुनिए, कैन यू टेक योर सीट? कैन यू टेक योर सीट? कैन यू टेक योर सीट? ऑन one second, please. Take your seat. Honorable member, perhaps. Neeraj, please. Honorable members, please. I will urge leaders of the parties to keep their members under control. Honorable member, you have made a reflection which is wrong. You make a reflection because someone has said something. When I got this news, I verified, got in touch with responsible people. If you have real documentary evidence, when you are speaking as a member of parliament, you cannot give a speech as you give outside. It is not so. Let us not run down our institutions. It is a temple worshipped all over the world. It will last, you know, for how many years it will last? Are you aware of the technology that has gone there? When I went to Ayodhya, there was a presentation by the technical people. We must appreciate it. Merely because someone has said so, you take it as gospel truth. Make an effort to find out. I will not encourage the sensation. इस अमृत काल के दौरान तमाम घटनाएं देश में घटित हुई।
अग्निवीर जैसी योजना देश के अंदर आई, 4 साल की नौकरी, 17 साल में एक जवान सेना में भर्ती होगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं मान्यवर, इस योजना के बारे में सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। नौजवानों में इसको लेकर प्रतिरोध है, गुस्सा है, और कहीं ना कहीं ये भारत की सेना को भी कमजोर करने की कार्रवाई है मान्यवर। अगर आप कारगिल के युद्ध को देखें और उसके पहले भी जो सेना के अधिकारियों से आप बात करेंगे, 5 साल तक जब कोई फील्ड में काम कर लेता है जवान, उसके बाद युद्ध के स्थिति में उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको आगे किया जाता है। इसलिए मान्यवर, यह अग्निवीर योजना कहीं ना कहीं भारत माता की सुरक्षा के साथ समझौता करने की कोशिश है, उस पर भी पुनर्विचार आपको करना चाहिए, इसको वापस लेना चाहिए। दूसरी बात, आपने बात की कि आप 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए दुनिया में। बहुत अच्छी बात है, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। भारत को दुनिया की पहली नंबर की अर्थव्यवस्था बनाइए, हम सब खुश होंगे। लेकिन इसके साथ साथ प्रति व्यक्ति आय के मामले में आप कहां खड़े हैं? प्रति व्यक्ति आय के मामले में आप 141वें नंबर पर खड़े हैं, 141वें नंबर पर। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किसके लिए मान्यवर? चंद पूंजीपतियों के लिए, जिनका लाखों करोड़ रुपए बैंक का कर्जा माफ किया गया। यह किसके लिए मान्यवर? आपने कहा, चुनाव के दौरान हमने एक भाषण और सुना मान्यवर, कि आपकी संपत्ति लेके ये भाग जाएंगे, वो भाग जाएंगे, वो भाग जाएंगे। अरे संपत्ति कौन कौन लेके भागा है, ये तो सर्वविदित सत्य है। 20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी भाग गया, 10,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 3,000 करोड़ लेके ललित मोदी भाग गया। ये कौन है? ये कौन है बड़े बड़े पूंजीपति? और मान्यवर, दूसरे सदन में इनका दिया गया जवाब है। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार को इसका जवाब जरूर देना चाहिए, तो उसके बारे में मेरे साथ ये बहस कर सकते हैं, जो प्रस्ताव लाना हो ला सकते हैं। ये सर्वविदित सत्य है, मैं आपको बता रहा हूं मान्यवर, 3,53,000 करोड़ रुपए बैंक सेटलमेंट के, 3,53,655 करोड़ रुपए बैंक सेटलमेंट के नाम पे 43 कंपनियों का माफ किया गया। 43 कंपनियों का, इसका रिकॉर्ड आपके सामने मैं रख दूंगा। मान्यवर, संपत्ति आप कहां पहुंचा रहे हैं, किसको पहुंचा रहे हैं, किस लिए आप काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, यह पूरे देश को जानना चाहिए। आपने रेलवे की उन्नति की चर्चा की है, वंदे मेट्रो की चर्चा की है। हमारे एक मित्र कह रहे थे ट्रेन में सफर, मैं शायद ट्रेन में भी सफर किया हूं, रोड से भी सफर किया हूं, इतना सफर किया हूं कि उसके आंकड़े जब सामने आएंगे तो वो एक गाथा लिखी जा सकती है उस पर। ट्रेन में सफर करने वालों की हालत आज क्या है? इंसान को भूसे की तरह भर के एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है मान्यवर। लखनऊ में उतरिए, वहां पर कुली मिले मुझे मान्यवर, उनके लिए एक वादा किया था बहुत पहले, और आप एक उदार हृदय के व्यक्ति हैं, मैं चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात जानी चाहिए। कुलियों को वादा किया इस सरकार ने कि आपके बच्चों को नौकरी दी जाएगी, कुलियों को वादा किया वर्दी दी जाएगी, तमाम प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। उनका ज्ञापन मेरे पास पड़ा हुआ है, आज भी उनकी मांगों के बारे में कोई सुना नहीं। आपने इस देश के नौजवानों के साथ क्या किया? पेपर लीक पे पेपर लीक, पेपर लीक पे पेपर लीक, नीट का पेपर लीक, उत्तर प्रदेश में दरोगा की भर्ती का पेपर लीक, गुजरात में पेपर लीक, राजस्थान में पेपर लीक, बिहार में पेपर लीक। 2 साल में 70 पेपर लीक हुए मान्यवर, 70 पेपर लीक। इस देश के नौजवानों के साथ आपने खिलवाड़ करने का काम किया। 2 करोड़ छात्रों और नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हुई पेपर लीक के कारण। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? कैसे कार्रवाई होगी? आप कमेटियां बनाते हैं, एनटीए जो एग्जाम करा रहा है, मैं ये मांग करता हूं आपके माध्यम से उस एनटीए के अधिकारियों की जांच होनी चाहिए
और उन लोगों की जांच कराकर जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में डालिए और एनटीए को भंग कीजिए मान्यवर, क्योंकि बार बार जब जब एनटीए एग्जाम करा रहा है पेपर लीक हो रहा है। यह बड़ा सवाल है, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। दूसरी बात मान्यवर, आपने कहा राज्यों के विकास से ही देश का विकास होता है। यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गया। इतनी बढ़िया बात, इतना उदार हृदय आपका, वाह 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 वाह। राज्यों के विकास से देश का विकास होता है। पिछले 9 साल में मान्यवर 324 करोड़ रुपए से ज्यादा दिल्ली को नहीं दिया इन्होंने, 324 करोड़ से ज्यादा नहीं दिया, क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। यहां पर शिक्षा मंत्री को जेल में डालना है, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डालना है, मुख्यमंत्री को जेल में डालना है। यहां विकास के लिए हमारा सहयोग नहीं करना। तीर्थ यात्रा योजना रोक लगाओ, होम डिलीवरी योजना रोक लगाओ, मोहल्ला क्लिनिक योजना रोक लगाओ, आप सिर्फ बिजली फ्री योजना रोक लगाओ, पानी फ्री योजना रोक लगाओ। आपका काम सिर्फ रोक लगाने के लिए है। अब क्या राज्यों का विकास कर रहे हैं मान्यवर? 8,000 करोड़ रुपए रूरल डेवलपमेंट फंड का और बाकी शिक्षा स्वास्थ्य के फंड का, केंद्र सरकार के हिस्से का, पंजाब का इन्होंने 8,000 करोड़ रुपए रोक के रखा है। यह राज्यों का विकास आप कर रहे हैं, यह राज्यों के साथ आपका वर्ताव है, यह आपका संघीय ढांचे में यकीन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मान्यवर, जो यहां पे कई वक्ताओं ने पहले भी कही, आप किस भावना से काम कर रहे हैं, किस भावना से आप काम कर रहे हैं? इस देश में दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए भारत के संविधान में बहुत बड़ी ताकत उनको दी गई है। लेकिन जब वो जातीय जनगणना की मांग करते हैं, आप उनकी मांग सुनते नहीं। जब वो विश्वविद्यालयों में आरक्षण की बात करते हैं, उसमें 1-1, 2-2 पोस्ट निकाल के आप आरक्षण की व्यवस्था वहां पे खत्म करते हैं। जब वो अपने साथ होने वाले भेदभाव की चर्चा करते हैं, आप उस पर भी रोक लगाते हैं। मान्यवर, अमृतकाल के अंदर यह सवाल तो आपसे बनता है, यह पूछना तो आपसे बनता है कि जब प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ तो तत्कालीन राष्ट्रपति वहां पर क्यों नहीं थे? जब उस प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ तो मौजूदा राष्ट्रपति वहां पर क्यों नहीं थी? यह सवाल तो आपसे बनता है मान्यवर, यह सवाल तो इनसे पूछना बनता है कि अखिलेश यादव जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, जब घर खाली हुआ तो गंगा जल से धुला जाता है। और मुझे शर्म आती है, आजादी के 75 साल के बाद मान्यवर कन्नौज में एक मंदिर में दर्शन करने चले गए अपनी पत्नी के साथ, उस मंदिर को गंगा जल से बीजेपी के लोगों ने धुलने का काम किया। ये आपका रवैया है पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति? मान्यवर, मैं समय अपने साथियों का कम कर लूंगा, मैं अपनी बात कहना चाहूंगा।